तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टाइकियोमेट्री की एक्सरसाइज कर रहे थे केमिस्ट्री में। उसके हमने पिछले पार्ट में 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, उनकी कुछ नंबरिंग गलत है। तो अब हम लोग नंबरिंग के मुताबिक 11 क्वेश्चन शुरू करेंगे और इधर ये 12 क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है फुल। सो क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन ऑफ C2H4 जो कि है इथीन with oxygen to form carbon dioxide and water, what number of moles of carbon dioxide can be produced by the reaction of 0.480 moles of C2H4 and 1.08 moles of oxygen? Which reactant will be left unreacted? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम लोग इथीन की रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ और उससे ये हमारे पास बन रहा है, तो कितने मोल्स हमारे पास बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर हमारे पास इथीन के इतने मोल्स हैं और ऑक्सीजन के इतने मोल्स हैं, और कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा। सबसे पहले तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें रिएक्शन ऑफ 0.480 मोल्स ऑफ C2H4 प्लस हमें करना होगा 1.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इससे हम लोग फॉर्म करेंगे 2CO2 प्लस 2H2O। अगर हम लोग इधर रेशो देखें जितनी हमें चाहिए बैलेंस्ड में, तो वो है 1:3। और अगर हम लोग इधर रेशो देखें 0.480 रेशो 1.080, सो ये इधर भी 0.480 से डिवाइड कर दें और 1.080 को भी 0.480 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आता है तकरीबन 2.25। तो क्लियरली जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कम है जितनी उसे होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमारे पास अभी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमें 1 जो है वो मोल्स ऑफ C2H4 लगाने हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो कि लिमिट करेगा कि कितने ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि अभी वो पूरा ही नहीं है, वही इनकम्प्लीट है दूसरे के मुकाबले में, तो वही ये हद लगाएगा कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ऑक्सीजन हो गया हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। नाउ अब हम लोग ऑक्सीजन के मुताबिक पता चला लेंगे कि कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनने चाहिए। ऊपर से हमें पता है कि जो रेशो है वो है 3:2। तो इस रेशो के मुताबिक हमारे पास ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अब हमारे पास इस साइड पर 2.25 है, तो हम लोग सबसे पहले इस साइड पर 1 कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो ये हो जाएगा 1:2/3। इसके बाद इस तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2.25, क्योंकि इतने मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, और इस तरफ भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2.25। तो जब हमारे पास 2.25 मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, देन हमारे पास जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के वो होंगे 1.5। तो इसके मुताबिक हमारे पास 1.5 मोल्स प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जब हम लोग रिएक्ट करेंगे इथीन और ऑक्सीजन को इन रेशोज़ में। और हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो वो C2H4 होगा जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन एंड एक्सेस ऑक्सीजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उन्होंने हमें यहाँ पर बता दिया है कि एक्सेस ऑक्सीजन है, तो इससे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास मीथेन होगा। सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो CH4 प्लस O2, और इसे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बेस रिएक्शन है, तो हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर का यहाँ पर सिर्फ एक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग इधर एक 2 लगा दें, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 हो गए, और यहाँ पर भी एक 2 लगा दें, तो आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन होगी 2O2 टू प्रोड्यूस CO2 प्लस 2H2O।
यहाँ पर से हमारे पास जो रेशो आती है वो आती है मीथेन, क्योंकि मीथेन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, हम तो उसी के मुताबिक देखेंगे। तो रेशो है 1:1, जितना मीथेन होगा उतना ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि 48 ग्राम्स में ऑफ मीथेन में कितने मोल्स ऑफ मीथेन हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका मोलर मास निकालना होगा। तो अगर हम लोग इसका मोलर मास निकालें, कार्बन 12 ग्राम्स प्लस 4 × 1 ग्राम, तो 12 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स 16 ग्राम्स। सो ये हो गया है मीथेन का मोलर मास। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास है हमारे पास 48 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 16 ग्राम्स। तो 48 डिवाइडेड बाय 16 3। तो हमारे पास जो जितने मोल्स मौजूद हैं वो 3 हैं, यानी कि 3 मोल्स ऑफ मीथेन को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 मोल, क्योंकि रेशो 1:1 है, तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होंगे। तो जो प्रोडक्ट होगा वो 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमें और आरटीपी पे निकालना है, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो हमें मोलर गैस वॉल्यूम पता है, वो कितना है, दैट इज़ 24 डेसीमीटर क्यूब। अवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक ये सबके लिए सेम है। सो कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि ये 1 के लिए था, तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है तो वो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 3 डेसीमीटर क्यूब। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर 72 डेसीमीटर क्यूब है, कि हमारे पास 72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई इस रिएक्शन से, अगर हमारे पास 48 ग्राम्स ऑफ मीथेन है। ओके, नेक्स्ट। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन बाय मास। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी 2 किए हैं। अब हम लोग इनको भी इसको भी करेंगे। सबसे पहले वही तरीका, हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ वो भी जो भी कंपाउंड है वो मौजूद है। तो उसके अंदर हमारे पास जो कार्बन होगा वो मौजूद होगा ऑटोमेटिकली 40 ग्राम्स, जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा वो ऑटोमेटिकली मौजूद होगा 6.7 ग्राम्स, और हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा मौजूद होगा 53.3 ग्राम्स। तो ये तो हो गए हमारे पास इनके ग्राम्स। अब हम लोग इनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें मोल्स चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। 40 ग्राम्स को अगर हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12 ग्राम्स पर मोल। अगर हम लोग इधर से इसको डिवाइड कर दें तो 40 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 3.33 मोल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 6.7 ग्राम्स, तो हमें सिंपली करना है 6.7 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम्स पर मोल। 6.7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 6.7 ही होगा, 6.7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के लिए 53.3 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 16 ग्राम्स पर मोल। तो ये हो जाएगा 3.33 मोल्स। तो ये हो गए हमारे पास मोल्स। अब हमें इनकी रेशोज निकालनी होंगी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी रेशोज। सो कार्बन है हमारे पास 3.33 मोल्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 6.7 मोल्स मौजूद हैं।
और ऑक्सीजन के हमारे पास 3.33 मोल्स ही मौजूद हैं। सो इधर हम लोग इस सबको 3.33 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर तो हो जाएगा हमारे पास 1, इधर भी हो जाएगा हमारे पास 1, और अगर हम लोग 6.7 मोल्स को 3.33 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2 आता है। हम लोग होल नंबर्स रखेंगे, तो ये हमारे पास इनके मोल्स के दरमियान रेशो होगी। नेक्स्ट हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है, तो वो बहुत ही आसान है। मॉलिक्यूलर तो हमसे पूछा नहीं गया, हम सिंपली लिख देंगे CH2O। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, और इसे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है, एक सिंपल शुगर है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। A solution is prepared by dissolving 10 grams of sodium chloride in water to make a total volume of 500 centimeter cube. Calculate the concentration of the solution in grams per decimeter cube and moles per decimeter cube. तो उन्होंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर की है, पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया है। जो सॉल्यूट है उसकी मिकदार 10 ग्राम्स है, और जो आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम लोग 500 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसका तरीका बहुत ही आसान है, हम लोगों को डिवाइड करना है। सेंटी चूँकि 100 है, इसके भी क्यूब से नहीं, हम लोग इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब हमारे पास लीटर जो है वो ऐसा यूनिट है। तो 10 का क्यूब और डेसीमीटर क्यूब 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो हो जाएगा 0.5 आई थिंक। 500 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, 0.5। 0.5 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम है, यानी 0.5 लीटर्स। जो सॉल्यूट है हमारे पास वो तो 10 ग्राम्स है। इस सॉल्यूट को हम लोग मोल्स में भी कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में निकालते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो इस सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो है आपके पास 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 0.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 10 ग्राम्स हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में हमारे पास 20 ग्राम्स होंगे। तो इसका आंसर होगा 20 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये तो इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी इन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, या इसकी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमने निकालनी है इसकी मोलैरिटी, यानी इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो उसके लिए हमें 10 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये है 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको अगर हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमें सोडियम क्लोराइड का मोलर मास चाहिए। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है हमारे पास, सोडियम का है 23 ग्राम प्लस 35.5 ग्राम्स। सो ये आपके पास आ जाएगा 35.5 प्लस 23, 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम से आपके पास सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। अब यहाँ पर आप डाल देंगे 58.5 ग्राम्स। तो 10 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.17 मोल्स। सो आपके पास इतने मोल्स हैं सोडियम क्लोराइड के। आप अपने मोलैरिटी निकालनी है तो आप लोग सिंपली कर देंगे 0.17 मोल्स पर 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सो ये अराउंड आ जाएगा 0.34। सो 0.34 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ योर मोलैरिटी। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.34 मोलर। तो ये आपकी मोलैरिटी है, और हमने ये सवाल कर लिया है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइट्रेशन का। ऑल्दो ये पीवीए में है, लेकिन हम यहाँ पर भी इसे कर लेते हैं। In a titration, 25 centimeter cube of a 0.10 mole decimeter cube sodium hydroxide solution neutralized 20 centimeter cube of an HCl solution. Calculate the concentration
ऑफ द HCl सोल्यूशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोलैरिटी निकालने का जो मेथड है टाइट्रेशन, उसके मुताबिक एक सवाल है। हमारे पास टाइट्रेशन का फॉर्मूला है M1 V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2 V2 डिवाइडेड बाय N2। यानी कि पहले सब्सटेंस की मोलैरिटी उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके उसके जो कोफिशिएंट है इक्वेशन में उससे डिवाइड करके हमारे पास वो इक्वल होगा दूसरे इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है वो है HCl प्लस NaOH, और इसको हम लोगों ने करना है इनटू HCl प्लस NaOH। तो इससे हमारे पास प्रोड्यूस होगा NaCl प्लस वाटर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें और अपनी वैल्यूज़ को पुट करें तो सबसे पहले हमारे पास इधर HCl ले लेते हैं और इधर NaOH। तो 25 बल्कि इधर NaOH ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारे पास M1 है मोलैरिटी ऑफ NaOH वो है 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। एंड देन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें 25 डिवाइड बाय 10 क्यूब डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब 0.025 डेसीमीटर क्यूब। हम लोग इधर इन वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। सो M1 इज 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और V1 इज 0.025 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो गए इधर नंबर ऑफ मोल्स जितने हमने यूज़ किए थे, और अब हमें इसको डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें इसके इक्वल बनाना है। तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट है तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, तो डिवाइडेड बाय 1, और अब ये इक्वल होगा हमारे पास जो दूसरा HCl का सोल्यूशन है उसके नंबर ऑफ मोल्स के डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट। तो M2 जो HCl का है वो हमने निकालना है टाइट्रेशन के थ्रू। V2 जो है HCl का वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया है HCl का सोल्यूशन। सो वो हो जाएगा 0.02 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1। तो अब यहाँ से हम लोग M2 निकाल सकते हैं। ऊपर हमारे पास हो जाएगा 0.1 इंटू 0.025 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स इज इक्वल टू इधर M2, और इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे विद 0.02 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर से हम लोग अपना M2 निकाल लेंगे एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 0.02 से डिवाइड करके। सो ये आ जाता है 0.125 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये है हमारे पास HCl की मोलैरिटी जो कि हमने फाइंड करनी थी थ्रू टाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A student is required to prepare a 0.5 moles per decimeter cube NaCl solution for an experiment। दोस्त ने इस मोलैरिटी के साथ अपनी NaCl के सोल्यूशन बनानी है, ब्राइन बनाना है एक्सपेरिमेंट का। डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सोल्यूशन। तो वो कह रहे हैं ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका क्या नाम है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl नीडेड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। तो वो कह रहे हैं उतना मास ऑफ NaCl बताएं जिससे हम लोग 250 सेंटीमीटर क्यूब बना सकें ऐसी सोल्यूशन का। सो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक मोलैरिटी है तो वो हमारे पास इक्वल होगी
उस पूरी सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो 250 ये जो मास ऑफ NaCl पूछ रहे हैं, हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर उससे हम लोग मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको पहले हम लोग डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 250 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, 250 0.25 0.25 डेसीमीटर क्यूब 25 मिलीलीटर्स। तो इधर से या 250 मिलीलीटर्स, तो इधर से हम लोग मोलैरिटी है हमारे पास 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है दैट इज 0.25 डेसीमीटर्स। 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो होंगे हमारे पास 0.5 इंटू 0.25 यानी कि 0.125 मोल्स। तो इतने मोल्स हमारे पास मौजूद हैं NaCl के मौजूद होंगे अगर हमें इस मोलैरिटी के साथ 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है सोल्यूशन बनानी है। अब हमें इसका मास निकालना है। सो हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि अपने नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग अपने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा। अगर हम लोग मोलर मास देखें NaCl का, सो वो होगा हमारे पास 23 ग्राम्स प्लस 35.5 ग्राम्स। दिस इज NaCl, Na का 23 और Cl का 35.5। तो 23 प्लस 35.5 58.5 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.125 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 58.5 ग्राम्स। तो हमारे पास हमारा मास आ जाएगा और हमारा मास इक्वल होगा 0.125 इंटू 58.5 7.35 ग्राम्स के। तो ये हो गया हमारा मास। तो ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर है। 7.35 ग्राम्स ऑफ NaCl हमें डालना होगा अगर हमें इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रिपेयर्ड सोल्यूशन टू ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो कहना है मोलैरिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें हम लोग। तो इधर हमारे पास 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, 0.5 मोलर, ये हमारे पास सोल्यूशन है यानी कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 0.5 जो मोल्स हैं वो कितने ग्राम के बराबर होते हैं, तो फिर हम लोग आसानी से कर सकेंगे इसको। तो अगर हम लोगों ने निकालना है अपना मास अगेन उसी तरीके से, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5 मोल्स और जो हमारे पास मोलर मास है दैट इज़ 58.5 ग्राम्स पर मोल। तो हमारे पास जो मास आएगा इन ग्राम्स वो होगा 29.25 ग्राम। तो अब हम लोगों ने हमें पता है कि 0.5 मोल्स ऑफ NaCl इतने ज़्यादा ग्राम्स के बराबर बनते हैं। तो अब हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को लिख सकते हैं लाइक दिस कि हमारी जो स्ट्रेंथ है इन ग्राम्स पर दैट इज़ 29.25 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब।
तो हमने कन्वर्ट कर दिया है अपनी मोलैरिटी को इनटू स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी रहता है propose a step by step procedure to accurately prepare this solution। propose a step by step procedure to accurately prepare this solution। तो ऐसे सॉल्यूशन को अगर हमने प्रिपेयर करना है जिसमें 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो सकता है। तो अगर आपने एक ऐसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है जिसकी जो मोलैरिटी है वो 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो उसका एक वॉल्यूम होगा जो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यही होगा कि सबसे पहले आप लोग अपना वॉल्यूम ले लें, जितना भी अपने वॉल्यूम लेना है। उसके बाद अपनी मोलैरिटी को यहाँ पर प्लग इन करें और अपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें। फिर उस नंबर ऑफ़ मोल्स को आप ग्राम्स में कन्वर्ट करें और फिर आप मेजर करें अपना उतना वॉल्यूम, उतना उतना वॉल्यूम का पानी लें और फिर उसके अंदर जितना आपने ग्राम्स में मेजर किया है अपना अ वो सॉल्यूट, उसको प्रिसाइज़ली उतने ग्राम्स मेजर करके उसके अंदर डालकर मिक्स कर लें, तो आपका वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जिसकी वो मोलैरिटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Critically assess why the percentage yield in a reaction is rarely 100% and discuss the factors that might contribute to a lower yield। तो जैसे हमने पिछले बार में भी देखा था कि हमारे पास जो परसेंट यील्ड थी कि कितना हमारे पास एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास था एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि वो यील्ड जो हमें स्टाइक्योमेट्री से पता चलती है। अब एक्चुअल यील्ड ऑलवेज थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, तो परसेंटेज यील्ड कभी भी 100% नहीं हो सकती। इसका रीज़न ये है कि जो एक्चुअल यील्ड है, कभी भी आपके साथ कोई मसला हो सकता है, कभी भी कोई चीज़ 100% प्रिसाइज़ नहीं होती। कोई भी आपसे गलती हो सकती है, कोई भी लैब के जो मेजरमेंट्स हैं उनका लीस्ट काउंट इतना अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है आपसे हैंडलिंग करते हुए कुछ गिर गया हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट ही ना किए हों, कुछ रह गए हों। हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट्स ने कोई और रिएक्शन कर ली हो, तो इस वजह से वो वाला प्रोडक्ट आपके पास बन ना पाया हो। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड जो कि स्टोइकियोमेट्री से पता चलती है, उससे कम होती है। अगर हम लोग इसके फैक्टर्स को देखें, तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 4 फैक्टर्स हैं। मतलब फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बेसिक 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो आपके पास फैक्टर है, वो तो आपके पास है मेजरमेंट एरर्स का। यानी कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी में हमेशा कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही होगी। उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, तो आप कभी भी 100% तो प्रिसाइज़ हो नहीं सकते, इसलिए आपकी एक्चुअल यील्ड कम होगी। एक दूसरा फैक्टर हो सकता है कि लॉस हो जाए आपके पास इन हैंडलिंग में, यानी कि आप कोई लिक्विड कर रहे थे, तो हो सकता है 1-2 कतरे उसके इर्द-गिर्द गिर जाएँ, तो आपके पास एक्चुअल यील्ड कम होगी। तो एक लॉस भी हो सकता है हैंडलिंग में, जिसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर एहतियात की जाए तो। इसके अलावा कुछ जो हैं वो अनवांटेड आपके पास वो भी हो सकती हैं, अनवांटेड रिएक्शंस भी हो सकती हैं जो आप चाहते नहीं थे, लेकिन रिएक्टेंट्स ने कोई और रिएक्शन कर ली जो पॉसिबल थी, तो इस वजह से आपके पास प्रोडक्ट नहीं उतना बन पाया। हो सकता है एक और रीज़न हो सकता है कि आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट ही ना करें, तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आपने पहले अपना प्रोडक्ट निकाल लिया। रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आपको थोड़ी देर हो गई। कुछ रिएक्टेंट्स बच गए थे रिएक्ट करने से, वो काफ़ी कम होंगे, लेकिन इससे एक्चुअल यील्ड आपके पास कम आएगी। तो कुछ इन रीज़न्स की वजह से आपकी हमेशा जो एक्चुअल यील्ड है, वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution has a concentration of 0.5 moles per decimeter cube. Propose a method to double this concentration without changing the volume of the solution। तो वो कह रहे हैं एक सॉल्यूशन की ये कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर। एक मेथड प्रपोज करें जिससे आप ये वॉल्यूम तो चेंज ना हो, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाए। वैसे ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका जो मोस्ट क्लोज मेथड है वो ये है कि डबल द सॉल्यूट। इससे आपके पास वॉल्यूम चेंज तो होगा, थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होगा जितना सॉल्यूट बढ़ेगा। तो आप तकरीबन कह सकते हैं कि आपका वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन इससे आपकी जो
मोलैरिटी है वो डबल हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगी। ऑल्दो वॉल्यूम बढ़ता है जब आप सॉल्यूट डालते हैं, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो जो बहुत क्लोजेस्ट तरीका है वो यही है कि सॉल्यूट को डबल कर दिया जाए। Calculate the percentage purity of a sample of sodium carbonate if 1 gram of the sample requires 25 centimeter cube of 0.1 molar decimeter cube hydrochloric acid for the complete reaction। तो हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, यानी कि हमारे पास एक सैंपल है सोडियम कार्बोनेट का, लेकिन हमें हमने उसकी प्योरिटी निकालनी है कि जिसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, तो कितने परसेंट इसका हमारे पास एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट है। तो जो आपके पास परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है वो होगा आपके पास प्योर मास डिवाइडेड बाय इम्प्योर मास। यानी कि उसके अंदर से जितना हिस्सा प्योर है और इम्प्योर यानी टोटल हिस्सा, यानी कि जो इम्प्योर के साथ जिसका उसका टोटल मास बनेगा वो, और अगर उसके ऊपर आप रख दें आपका जो प्योर मास है, जितना आपके पास एक्चुअल में वो सोडियम कार्बोनेट मौजूद है, तो आपके पास आपकी परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी कि कितना इसका कितना परसेंट हिस्सा आपके पास उस सब्सटेंस का प्योर है। तो इसको हम लोग निकालेंगे थ्रू दिस रिएक्शन। वो कहना है कि अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो, कोई लिमिटिंग रिएक्टर ना हो, कोई अनरिएक्टेड रिएक्टर ना हो, ये कंप्लीट रिएक्शन हो, तो वो तब पॉसिबल है इस सैंपल के साथ जब हम लोग 1 ग्राम इस सैंपल का रिएक्ट करें 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने मोल्स के साथ हम लोग इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल्स के साथ हम लोग इस सैंपल को रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि हम देख सकें कि कितने मोल्स हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली में यूज़ हो रहे हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, तो वो आपके पास इक्वल होगा आपकी मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई योर वॉल्यूम। ये जितना आपके पास पर वॉल्यूम था उसको अगर आप फुल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम लोग इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, so this becomes 25 divided by 10 into power 3, 0.025 डेसीमीटर क्यूब। और आपके पास आपका मोलैरिटी ऑलरेडी इन डेसीमीटर क्यूब है, 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या 0.1 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 0.025 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.1 इंटू 0.025, तो ये होता है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। तो इतने मोल्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं HCl के। अगर इतने मोल्स आपके HCl के यूज़ हो रहे हैं, तो कितने मोल्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के। तो हम लोग रेशो देखें तो दैट इज़ 1:2 कंप्लीट रिएक्शन के लिए, यानी सोडियम कार्बोनेट के मोल्स हाफ होंगे उतने मोल्स के बराबर जो कि आप HCl के यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो अगर हम लोग निकालें नंबर ऑफ मोल्स, ये HCl के थे, फॉर Na2CO, 2.5 into 10 to the power -3 moles divided by 2. So this becomes 1.25 into 10 to the power -3 मोल्स। इतने मोल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं उस 1 ग्राम सैंपल में से Na2CO के। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्राम्स, ये देखने के लिए कि कितने एक्चुअल में हमारे पास Na2CO के का मास मौजूद है। इसको हमें मास में कन्वर्ट करना है, तो हमें मास का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय योर मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर मास ऑफ Na2CO क्या है। Na2 is 23 grams dot 2 प्लस कार्बन इज 12 ग्राम्स प्लस 16 ग्राम्स। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 46 ग्राम्स प्लस 12 ग्राम्स प्लस 16 ग्राम्स। और यहाँ पर से 46 प्लस 12
दैट इज़ 58 प्लस 16, यानी कि 58 प्लस 16 68 और 74 ग्राम्स। तो ये हो गया हमारे पास मोलर मास हमारे Na2CO का। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 74 ग्राम्स से, तो ग्राम पर मोल से, एंड दिस इज मोल्स। तो हमारे पास हमारा मास आ जाएगा, तो 1.25 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 74, 0.0925 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है हमारे पास मौजूद है एक्चुअल में Na2CO का। अब हम लोग अपनी परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। तो ये तो है हमारे पास प्योर मास, और जो हमारे पास इम्प्योर ओवरऑल मास था वो 1 ग्राम था। तो ये इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी निकलेगी वो होगी, और हाँ, अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 100%। अगर हमने एक्चुअली में इसको डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 92.5%। ओके, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, और ये मिस्टेक उनकी जानिब से। अगर आप देखें तो इधर Na2CO3 लिखा गया है, जबकि इधर सिर्फ Na2CO लिखा गया है। तो एक्चुअली में फॉर्मूला Na2CO3 है। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से मुझसे भी एक मिस्टेक हुई, जिसको हम लोग जल्दी से करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब मोलर मास हमने निकाला था तो हमें Na2CO3 का निकालना है। तो 16 इंटू 3, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, 48 प्लस 12 प्लस 46। सो अब हम लोगों को पता है 106 ग्राम्स हमारे पास हमारा मोलर मास है। तो इधर जब हम लोगों ने पुट इन किया था 74 ग्राम्स, इसकी जगह पर हम लोग पुट करेंगे 106 ग्राम्स। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा, दिस विल बी 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू 106। तो ये हो जाएगा 0.1325 ग्राम्स। और इधर, और जब ये मैंने इसके साथ पुट इन किया है तो तब भी मैंने गलत निकाला है, लेकिन अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.1325 ग्राम। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 13.25%। तो ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल आंसर है परसेंटेज प्योरिटी का, जो कि काफ़ी कम परसेंटेज प्योरिटी। If a solution has a concentration of 2 moles per decimeter cube, what is its concentration in grams per decimeter cube if the solute is H2SO4? अगर एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में क्या होगी, यानी कि हमें मोलैरिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और जो सॉल्यूट है जिसको हम लोग कर रहे हैं डिजॉल्व, दैट इज H2SO4। तो अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है अपने 2 मोल्स को ग्राम्स में, तो वो हमारे पास हम अपनी स्ट्रेंथ निकाल सकेंगे। तो अगर हमें अपने 2 मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2 मोल्स, मोलर मास हम लोग अपने सॉल्यूट से निकाल लेंगे। सो H2 इंटू 1 ग्राम प्लस 32 ग्राम्स प्लस 4 इंटू 16 ग्राम्स, 2 ग्राम्स प्लस 32 ग्राम्स प्लस 4 इंटू 16, 64 ग्राम्स। 34 प्लस 64, सो 34 प्लस 64, 98 ग्राम्स पर मोल। हमारे पास मोलर मास होगा इसका H2SO4 का, तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विद 98 ग्राम्स पर मोल।
ग्राम्स। वन 106 ग्राम्स हो गए हमारे पास हमारे अ, अ, नहीं 196 ग्राम्स। सो इधर हमारे पास 196 हो गए हैं अपने 2 मोल्स में जितने ग्राम्स हैं वो 196 हैं। तो हमारे पास हमारी जो स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी 196 डेसीमीटर क्यूब। ये हो गई हमारी स्ट्रेंथ और ये है हमारा आंसर। Design a method to determine the concentration of acetic acid in vinegar using titration। तो जैसे हमने टाइट्रेशन का पहला सवाल किया था, अब हमें एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिससे हम लोग एसिटिक एसिड का जो हमारे पास एक सैंपल मौजूद होगा उसकी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे यूजिंग टाइट्रेशन। अब यहाँ पर हम निकालेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने हमें कोई वैल्यूज़ नहीं दी हैं, लेकिन हमें बस एक मेथड बताना है कि जिस मेथड के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास अगर विनेगर का सैंपल है तो उसके अंदर विनेगर के अंदर 100% एसिटिक एसिड है नहीं, किसी में 4% है, किसी में 2%। तो वो हमने यहाँ पर निकालना है कितना परसेंट उसके अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड है थ्रू टाइट्रेशन। सो इधर अ, हम लोग टाइट्रेशन के अंदर क्या करेंगे कि एक तो हमारे पास एसिटिक एसिड का हमारा सैंपल होगा जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, और हम साथ में चूँकि एक एसिड है तो हम एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे और हमें साथ में एक बेस लेनी होगी। तो एक बहुत सिंपल सी बेस ली जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी बेस लेंगे लेकिन इस बेस का हमें हमें मोलैरिटी पता होनी चाहिए। तो जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे इसके सॉल्यूशन को तो हम लोग गिन के प्रिपेयर करेंगे कि हमें उसकी मोलैरिटी पता हो। तो जो हमारे पास आंसर है प्रोडक्ट आएगा एक सॉल्ट H3COONA प्लस H2O। तो ये हो गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई हमारे पास सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। तो ये हो गई हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैरी आउट किस तरह करेंगे। तो हम लोग अपने पास एक बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर हम लोग उस सॉल्यूशन को डालेंगे जिसके हमें वो निकालना है मोलैरिटी, दैट इज CH3COOH। इसका हम लोग कोई भी जितना हमारे पास वॉल्यूम होगा वो डाल देंगे। हमें नहीं पता कि उन्होंने हमें क्या कहा है, तो हम लोग उसको कह रहे हैं V1 और इसकी हमें मोलैरिटी निकालनी है M1 जो कि हमें नहीं पता। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर एक ब्यूरेट रखेंगे जो कि इस तरह से एक पाइप होगा और इस तरह से उसके आगे एक टूटी लगी होगी और इस ये पाइप एक स्टैंड के थ्रू ऊपर लटका होगा। सबसे ऊपर हमारे पास 0 होगा, 0 मिलीलीटर्स या 0 लीटर्स, लेकिन 0 मिलीलीटर्स। और सबसे नीचे तक जितना लंबा ब्यूरेट है तो मान लेते हैं 100 मिलीलीटर्स या जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग अब इस ब्यूरेट के अंदर हम लोग भर देंगे अपने उस चीज़ को, टाइट्रेंट को, जिसकी हमें मोलैरिटी पता है दैट इज़ बेस्ड। तो हम लोग इसके अंदर NaOH को भर देंगे जिसका हमें वॉल्यूम भी पता है और उसकी हमें मोलैरिटी भी पता होगी V2M2 इसका वॉल्यूम और मोलैरिटी होगी। जब हम लोग इसको भर देंगे तो अब हम लोग इस ये जो हमारे पास एसिड का वो था कंपाउंड, इसके अंदर हम लोग एक इंडिकेटर को डालेंगे। पहले हम लोग इसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, फिर हम लोग एक इंडिकेटर को डालेंगे जो कि एसिड बेस रिएक्शंस में जिसका नाम है फिनोल फिनोल्फथलीन। सो इस किस्म का इसका कोई नाम है। अब इस इंडिकेटर की ख़ास बात यह है कि अगर इसको एक एसिडिक एनवायरनमेंट में डाला जाए तो ये कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं होगा। अगर इसको एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में डाला जाए तब भी ये कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही ये एक बेसिक एनवायरनमेंट में डाला जाएगा तो इसका कलर पिंक हो जाता है। अब इसका हम लोग यूज़ क्यों करेंगे? इसका हम लोग यूज़ इसलिए करेंगे कि हम लोग एग्ज़ैक्टली उस पॉइंट पर बेस को इसके अंदर डालना बंद कर दें जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। यानी कि जब एग्ज़ैक्टली हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए हम लोग उधर ही ब्यूरेट को बंद कर दें ताकि मज़ीद सोडियम हाइड्रॉक्साइड ना आए।
अगर हम लोगों ने उधर ब्यूरेट को बंद नहीं किया तो कुछ अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रॉक्साइड हमारी रिएक्शन में आ जाएगा, क्योंकि और एसिड बचा ही नहीं होगा। तो हम लोग अब करेंगे क्या कि सबसे पहले इसके अंदर हम लोग इस फिनोल्फथलीन को डाल देंगे। तो इसका कलर, चूँकि ये एक एसिड है, कलरलेस रहेगा। हम इसके अंदर कोई कलर नहीं देखेंगे, जो एसिड का आम कलर है वही रहेगा। अब फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता ब्यूरेट को खोलेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर सोडियम हाइड्रॉक्साइड डालना शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इसके अंदर सोडियम हाइड्रॉक्साइड जाएगा तो इसका कलर पिंक होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि उसका रीज़न ये होगा कि एकदम जब वो गया था तो फिनोल्फथलीन पिंक हुआ, लेकिन उसके बाद एसिड ने उसके साथ रिएक्ट किया। अभी एसिड ज़्यादा है, अभी एसिड बचा हुआ है, तो ओवरऑल आपके पास आपकी जो सॉल्यूशन थी वो एसिडिक रही, तो वापस वो कलरलेस हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ एक आपके पास पॉइंट ऐसा आएगा, जिसमें आपके पास जब रिएक्शन एग्ज़ैक्टली कंप्लीट हुआ है, तो आपके पास आपका सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। तब भी आपके पास फिनोल्फथलीन का कलर कलरलेस रहेगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली उसके बाद जब आपके पास थोड़ा-सा भी ज़्यादा सोडियम हाइड्रॉक्साइड उस बीकर में आ जाएगा, तो आपके पास जो पीएच है, वो बेसिक हो जाएगा। मतलब जैसे ही हल्का-सा भी मज़ीद आएगा, तो अब वो न्यूट्रल से बेसिक में चला जाएगा। तो आपके पास फिनोल्फथलीन का कलर पिंक होगा और फिर वापस कलरलेस में चेंज नहीं होगा। कोई 30 सेकंड्स तक या काफ़ी देर तक आपके पास उसका कलर पिंक ही रहेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि अब हमें रुक जाना चाहिए। हल्का-सा सोडियम हाइड्रॉक्साइड ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन उसका कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से आप लोग एंड पॉइंट पर पहुँच जाएँगे और अपनी ब्यूरेट से मज़ीद सोडियम हाइड्रॉक्साइड को डालना बंद कर देंगे। इसके बाद आप लोग मेज़र करेंगे कि आपने कितना सोडियम हाइड्रॉक्साइड का वॉल्यूम यूज़ किया है। यानी कि ये जो V2 है, अभी आपको पता नहीं कि इसके अंदर कितना गिरा है। तो यहाँ आप ब्यूरेट से मेज़र कर लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 पे आप शुरू हुए और ये 70 मिलीलीटर्स तक आया है। तो आपके पास जितना आपने ब्यूरेट को यूज़ किया है, दैट इज़ 70 मिलीलीटर्स। तो इस तरीके से आप लोग मेज़र कर लेंगे कि आपके पास कितना सोडियम हाइड्रॉक्साइड का वॉल्यूम कितना है। मोलैरिटी आपको उसकी पहले से पता होगी। तो अब आप लोग अपना फ़ॉर्मूला बना पाएँगे। क्या अगर आपके पास इसके अगर हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स लें सोडियम हाइड्रॉक्साइड के, V2M2, ये दोनों हमें पता होंगे, तो ज़ाहिर है वो इक्वल हो जाएँगे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स दूसरे जो वो था उसके, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन है दैट इज़ अ 1:1 रिएक्शन। जितना हमारे पास इसके मोल्स हैं, उतने ही उसके मोल्स हैं। तो अगर हमने एग्ज़ैक्टली एंड पॉइंट पर रिएक्शन को बंद कर दिया है, इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स और इसके नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होंगे। इन केस ये एक 1:1 रिएक्शन नहीं थी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2:1 रिएक्शन थी, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि इधर इसके कोएफ़िशिएंट को जो उसके साथ है उसको डिवाइड कर देंगे और इधर इसके कोएफ़िशिएंट को डिवाइड कर देंगे। तो इससे अगेन आपके पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो इक्वल हो जाएँगे दोनों के इस इक्वेशन में। देन आपको पता होगा आपका V2, VM2, N2, V1 और N1, M1 ही आपने निकालना था, तो टाइट्रेशन तो आप लोग वो ईज़िली यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइट्रेशन कैरी आउट करेंगे एसिटिक एसिड की और अपनी मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारे तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और ये एक्सरसाइज़ भी कंप्लीट हो गई। ओके।